हेलो एवरीवन। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं धरती धरना अपना उपन्यास। जगदीश चंद्र का ये उपन्यास है और यूजीसी नेट की जो यूनिट 6 है उसमें आपको ये उपन्यास लगे हुए हैं। इससे पहले 3 और उपन्यास हमने पढ़ लिए हैं, जिसमें आपका सबसे पहले शेखर एक जीवनी, उसके बाद तमस हमने कवर किया और आपका बंटी मनु भंडारी का ये उपन्यास हमने 3 लाइन बाय लाइन कवर कर लिए। आज का हमारा जो लेक्चर है इस पे जो धरती धरना अपना 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 जगदीश चंद्र का जो ये उपन्यास है, इसके हमने 7 भाग कवर कर लिए। आज का हमारा भाग है 8वां। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। दोपहर के समय तकिए में हर आदमी जमादरी की ओर उत्सुकता से देख रहा था। ताश और चौपट बंद पड़ी थी। चौपट का खेल होता है और ताश का भी खेल होता है। गपशप भी ठंडी थी, लेकिन जब उन्हें चौ में काली नजर आया तो उसमें उसमें एकदम हलचल सी मच गई। लेटे हुए लोग उचक कर बैठ गए, बैठे हुए लोग खड़े हो गए। काली तकिए में दाखिल हुआ तो एक साथ कई आवाजें आई। काली, इधर आ जा, यहाँ बहुत घनी छाँव है। जीतू दौड़कर काली के साथ लिपट गया और उसे उठाकर अपनी खाट पर बिठा दिया। फिर हाँफता हुआ बोला, बाबूजी, आज तूने मेरे मन की मुराद पूरी की है। साले को ऐसा मारा कि उम्र भर याद रखेगा। बड़ा फने फनेखा बना फिरता था। काली हैरान सा जीतू की ओर देखने लगा। यहाँ कैसे खबर पहुंच गई? वह चकित सा बोला, इसकी बात कर रहे हो? उसी रानी खां के साले की जो चमादरी का चौधरी बना फिरता है, बंतू ने कहा। मैंने तो किसी को नहीं मारा, काली ने भावहीन स्वर में कहा। सब खिलखिलाकर हंसने लगे, जैसे काली की खिल्ली उड़ा रहे हो। सब लोग उसके गिर्द इकट्ठे हो गए तो काली ने चारों ओर नजर दौड़ाई। बड़ के नीचे एक और दीनू अपनी पगड़ी बिछाकर लेटा हुआ। काली ने उसे आवाज दी तो वह रेतली जमीन के साथ यूं लिपट गया जैसे गहरी नींद में हो। काली ने उसे फिर पुकारा तो वह आंखें मसलता हुआ उठा और उसके पास आकर सहमी हुई आवाज में बोला, मैंने किसी को नहीं बताया कि तूने मंगू को मारा है। जिसकी जी चाहे सौगंध दे दो। प्रजापता, डरता क्यों है? तूने किसी की चुगली नहीं खाई है, निंदा नहीं की है। जीतू ने दीनू को हौसला देते हुए कहा। दीनू काली के तगड़े शरीर को देख और भी सहम गया और फिर जीतू की ओर इशारा करता हुआ बोला, मैं तो कुछ भी नहीं बता रहा था, यही कुरेद कुरेद पूछ रहा था। दीनू की बात पर सब हैरान लगे, है हंसने लगे। जीतू काली को बाजू से लेता हुआ बोला, बाबूजी, यह बताओ, लड़ाई शुरू कैसे हुई? मंगू से तो किसी की भी बात से लड़ाई शुरू हो सकती है, बंतू ने उत्तर दिया। यारा चुप रह काली की जुबान से पूरी कहानी सुनेंगे। बंतू ने हाथ से सबको खामोश रहने का इशारा किया। काली चुप रहा तो बंतू रोने की बनावटी आवाज निकालता हुआ बोला, निक्कू, मंगू को मार पड़ रही है, जाकर उसे उठा ला। शायद अभी तक छप्पड़ में ही पड़ पड़ा होगा। निक्कू को चुप देख बंतू उसे कुछ और कहने ही वाला था कि जीतू ने उसे रोक दिया। ठहर यार, बाबूजी से पूरी बात तो लेने दो। फिर उसने काली की ओर झुकते हुए पूछा, बाबूजी बताओ ना, लड़ाई शुरू कैसे हुई? कोई खास लड़ाई नहीं हुई। काली ने ये सब इतनी गंभीरता से कहे कि सब चुप हो गए। काली इस बात पर हैरान था कि जीतू, बंतू, संतू इत्यादि अब शेर बने हुए हैं, परंतु जब मंगू यहाँ होता तो सब यूं चुप रहते जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। कुछ समय के लिए सब खामोश हो गए। काली की गंभीर स्वर ने उनकी खुशी को काफूर कर दिया। उनके मुरझाए हुए चेहरे देख काली को हंसी आ गई और वह जीतू को रान पर हाथ मारता हुआ बोला, आज तेरे पहलवान की मैंने सब मस्तियां झाड़ दी है। वह मंगू के साथ अपने झगड़े की कहानी सुनाने लगा तो सबके चेहरे एक बार फिर दमकने लगे। काली ने उन्हें बताया कि उसने मंगू को चित गिराकर उसकी छाती पर पांव रख दिया और कहा कि अगर वह आदमी की औलाद है तो आज के बाद किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। काली अगर झगड़े की दुराद की कोई
कड़ी भूल जाता तो दीनू उसे बीच में जोड़ देता। बातों बातों में दिन बढ़ने ढलने लगा और तो लोग घड़ी भर आराम करने के लिए लेट गए। काली भी निद्रा की हालत में था जब दासू चौकीदार ने रूठे हुए बच्चे की तरह सबसे अलग पड़े निक्कू से पूछा, काली है यहाँ? क्यों, क्या बात है? निक्कू ने खाट से उठते हुए तीखी आवाज में पूछा। चौधरी जी ने उसे दीवान खाने बुलाया है। वह सामने कबूतरी की तरह आंखें बंद किए हुए पड़ा है, जाकर उठा ले। निक्कू ने काली की खाट की ओर संकेत करते हुए कहा। दासू को देख सब लोग उसे बैठे और आंखों में इशारा करते हुए एक दूसरे से पूछने लगे कि वह क्या कह रहा है। काली ने खाट से उठते हुए पूछा, वासु क्या बात है? चौधरी ने तुम्हें दीवान खाने बुलाया है। यह सुन दीनू का खून खुश्क हो गया और वह सरकता सरकता सरकंडों के पीछे चला गया ताकि दासू की नजरों से ओझल हो जाए। काली ने दीनू की तलाश में चारों ओर देखा और उसे कहीं ना पाकर मुस्कुराता हुआ ऊंची आवाज में बोला, प्रजापता प्रजापता गधे लेकर छप्पड़ पर पहुंच जाना। मैं चौधरी जी की हवेली में सीधा वहीं आऊंगा। काली को चौधरी की हवेली में बुलावा आने पर सब साम गए। जीतू ने दासू की ओर ले जाकर धीमे आवाज में पूछा, चौधरी ने काली को क्यों बुलाया है? पहले तो दासू चुप रहा, लेकिन जीतू के बार बार पूछने पर वह इधर उधर देख गोपनीय स्वर में बोला, आज मैं सवेरे से ही दीवान खाने में था। ऐसा लगता है कि काली ने मंगू की अच्छी मरम्मत की है। साले को जान से मार देता तो अच्छा था। सारी दोपहरी चौधरी के तलवे सहलाता हुआ बिलाप करता रहा। दो बार तो दहाड़ मारकर रोया भी। यह तो मुझे पता नहीं उसने चौधरी से क्या कहा, लेकिन वह था गुस्से में। जीतू ने आंखों ही आंखों में बंटू को सारी बात बता दी। काली भी ताड़ गया कि उसे मंगू के साथ झगड़े के सिलसिले में ही बुलाया गया है। वह दीनू को छप्पड़ पर भेजने के लिए जीतू की ताकीद करके दासू के साथ चल दिया। जब काली और दासू कुछ दूर निकल गए तो निक्कू जीतू और बंतू का मुंह चिढ़ाता हुआ बोला, क्यों, क्या माँ मर गई है जो इस तरह चुप बैठे हो? फिर वह अपनी छाती थपथपाता हुआ बोला, मंगू को छेड़ना बैल के सींगों पर चढ़ने के बराबर है। अब खैर मनाओ कि काली थाने से इधर ही बचकर जाए। जीतू और बंतू चुप रहे तो निक्कू उनके मुंह की ओर अपना चप्पा बढ़ाता हुआ कहने लगा, अब यहाँ क्यों बैठा है? जाकर अपने बाबूजी को छुड़ा ला। निक्कू की बात सुन जीतू खींच गया और उसकी ओर झुकता हुआ बोला, मंगू कोई रब नहीं है। रब मतलब भगवान। तेरी मेरी तरह चमार ही है। तू धौंस तो ऐसे दे रहा है जैसे मंगू इलाके का थानेदार है। मंगू के सामने कहो तो बात भी है, पीठ पीछे तो लोग सरकार को भी गाली दे लेते हैं। निक्कू ने जीतू को ललकारा। जीतू और निक्कू में बात बढ़ने लगी तो बाकी लोग उनमें बीच बचाव कराने लगे। लोग अभी तू मैं में लगे हुए थे कि काली तकिए में वापस आ गया। उसने उजली कमीज और खाकी निक्कर पहन रखी थी। पाँव में पेशावरी चप्पल थी और धूप से बचने के लिए सिर पर गाड़े के साफे की जगह तौलिया रखा हुआ था। उसकी वेशभूषा देख सबके मुंह हैरत से खुले रह गए। जीतू काली के कपड़ों को प्रशंसा भरी दृष्टि से देखता हुआ प्रसन्नचित्त हो बोला, मेरा बाबूजी आज तो सचमुच का बाबू लग रहा है। यह सुन निक्कू खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसके बाद रही सही कसर चौधरी पूरी कर देगा। वह थोड़े दिन पहले ही विलायती जूता लाया है। काली ने निक्कू की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और जीतू के निकट जाकर बोला, प्रजापत के साथ छप्पड़ में जाकर गधों पर बोरे लदवा देना। मिट्टी में सवेरे ही खोद आया था। मैं भी वहां जल्दी पहुंचने की कोशिश करूंगा। काली चौधरी की हवेली को जाने वाले बड़े रास्ते की ओर बढ़ गया। सब आंख उस पर लगी हुई थी।
ताया बसंता उसकी ओर ध्यान से देखता हुआ बोला, काली का रंग चिट्टा होता तो इन कपड़ों में यह भी गोरा साहब दिखाई देता, अगर साहब नहीं तो चौधरी बना देगा। पिछले दिनों जीतू को तो चौधरी ने साहब बना ही दिया था। निक्कू ने जीतू की ओर देखते हुए कहा और अपनी खाट उठाकर चमादरी की ओर चला गया। निक्कू गली में प्रवेश करते ही अपनी पत्नी प्रीतो को आवाज देने लगा। प्रीतो कोठरी में सो रही थी। निक्कू ने उसे झकझोर कर उठा दिया और एक ही सांस में पूरी बात बता दी। प्रीतो सिर पर दुपट्टा लेना भी भूल गई और मंगू की माँ जस्सू के घर होकर काली की चाची प्रतापी के पास आ गई। थोड़ी ही देर में मोहल्ले में हाहाकार मच गया। चाची प्रतापी और जस्सू एक दूसरी को गालियां देते हुए सयापा कर रही थी और ज्ञानो हैरान सी सोच रही थी कि दोनों के मुंह कैसे बंद करे। काली स्कूल के पीछे छोटे से मैदान में खड़ा चौधरी की हवेली की ओर देखने लगा। उसे महसूस था कि स्कूल का मैदान इसमें सबसे आधी छुट्टी के समय खेलते हैं पहले से काफी छोटा हो गया है और हवेली की दीवार स्कूल के बहुत नजदीक पहुंच गई है। धीरे धीरे कदम उठाता हुआ काली हवेली के फाटक के सामने आ गया। फाटक पर लगी हुई जिस्ती चादरों का रंग काला पड़ गया। यह फाटक चौधरी हरनाम सिंह के ताऊ बसवा सिंह ने उन दिनों बनवाया था जब उसे जेलदारी मिली थी। हवेली के अंदर दीवान खाना भी जेलदारी के दिनों में ही बनाया गया था। काली ने फाटक को धीरे से खोल अंदर झांका और फिर आगे बढ़कर बंद कर दिया। फाटक के खुलने और बंद होने पर चरा चरा की आवाज आई तो एक कुत्ता जोर से भौंका। साथ ही दालान से टैगर टैगर की आवाज भी आई, लेकिन कुत्ता भौंकता हुआ काली की ओर दौड़ गया। काली पत्थर का एक टुकड़ा उठाए उसे डराने लगा। दलान से दासू दौड़ा। उसने कुत्ते को पेट से पकड़ काली की दीवान खाने की ओर जाने का संकेत किया। काली दीवान खाने की ओर जाता हुआ हवेली में चारों ओर देखने लगा। बाईं ओर दलान में 3 भैंसे और एक घोड़ी बंधी थी। उसके साथ ही एक और दालान में बैलों के लिए एक लंबी पक्की खोर बनी हुई थी। उसी दालान में दूसरी ओर 2 पहियों वाली बैलगाड़ी खड़ी थी और बाहर गड्ढा खड़ा था। दोनों दलानों के सिरों पर एक एक कोठरी थी। दूसरी कोठरी में से दीवान खाने तक एक छोटी सी दीवार थी जिसके पीछे चौधरी की 2 मंजिला रिहायशी मकान था। दीवान खाने का पिछला हिस्सा भी रिहायशी मकान से मिला हुआ था। काली 3 सीढ़ियां चढ़कर दीवान खाने के चबूतरे पर आ गया, फिर बरामदे में रुक बारी बारी तीनों दरवाजे की ओर देखने लगा जिन पर बारीक सरकंडों की चीखें लटक रही थी। वह इस असमंजस में था कि कौन सी चीख उठाकर अंदर लाया जाए कि एक चीख के पीछे से चौधरी हरनाम सिंह का भतीजा हरदेव बाहर निकला। काली ने उसे एकदम पहचान लिया और बंदगी करता हुआ मुस्कुराकर बोला, चौधरी हरदेव पहचाना नहीं? हरदेव कुछ क्षणों के लिए चकित सा हो उसे पहचानने की कोशिश करता रहा। फिर उसके दिमाग में 6 साल पहले का कमजोर लेकिन मजबूत हड्डी का लड़का उभर आया। वह काली की ओर हैरत और प्रसन्नता से देखता हुआ प्रसन्नचित्त हो बोला, सुना काली, कब वापिस आया तू? फिर उसके तगड़े शरीर को देख अपने बाबूजी को की मछलियों और पट्टों को दोनों हाथों में दबाता हुआ कहने लगा, तूने जिस्म अच्छा कमाया है। काली उत्तर में मुस्कुरा दिया। हरदेव अपने सारे शरीर को झटकता हुआ बोला, सवेरे आकर मेरी मालिक कर दिया करो। इस गांव में एक भी ऐसा चमार या कमीन नहीं है जो अच्छी तरह मालिश भी कर सके। मंगू से कभी कभी मालिश कराता हूँ लेकिन उसके हाथों में जान ही नहीं है। काली उत्तर में मुस्कुराता हुआ बोला, बड़े चौधरी साहब कहाँ है? हरदेव ने एक चीख की ओर इशारा किया और उसे आने की ताकीद करता हुआ बाहर निकल गया। काली चीख उठा अंदर
चला गया और दरवाजे के पास ही रुक गया। चौधरी हरनाम सिंह सूती चारपाई पर लेटा हुआ, मंगू दरवाजे से जरा हटकर छत से लटक रहे जाल जालरधार पंखे को धीरे धीरे खींच रहा था। काली की आहट पर चौधरी ने आंखें खोल दी, उसे बैठने के लिए इशारा किया और करवट बदल ली। वहां बैठने के लिए कुछ नहीं था। काली ने जमीन पर बैठने की बजाय खड़े रहना ही मुनासिब रखा समझा। वह मंगू की ओर देखने लगा, जो नंगी जमीन पर पांव पसारे बैठा पंखे की रस्सी खींच रहा था। जब चौधरी ने 2-4 बार करवट बदली तो मंगू पंखा छोड़कर रियायती मकान की ओर खुलने वाले दरवाजे में खड़ा हो आवाज देने लगा, ओ नत्थू, चौधरी के लिए बादामों की ठंडाई ले आओ। वहां इधर उधर घूमता हुआ यूं आवाजें दे रहा था जैसे इस घर के इंतजाम में उसे खास दखल हासिल हो। जब उसे कुछ ना सूझता तो दीवान खाने के चबूतरे पर खड़ा हुआ हो कुत्तों के नाम पुकारने लगा। थोड़ी देर के बाद चौधरी हरनाम सिंह उठ बैठा, सिर पर साफा रखा और पांव लटकाकर बैठ गया। काली को खड़ा देख उसकी बाहें तन गई। कोई और चमार होता तो उसे वहां तुरंत ही 2-4 गालियां सुना देता, लेकिन काली का ढील ढाल और वेशभूषा देख वह चुप रहा। बादामों की ठंडाई पीकर वह काली से खुश्क लहजे में बोला, तुझ पर क्या कोई नई जवानी आई है जो राह जाते लोगों से लड़ाई मोल लेता है? याद रख कि ऐसी अंधी जवानी जल्दी ही किसी खूब खंदक में जा गिरती है। काली चौधरी की बात को पूरी तरह समझ ना सका और धीमे स्वर में बोला, चौधरी जी, मैं आपकी बात समझता नहीं, मैंने समझा नहीं। मैंने तो किसी के साथ झगड़ा नहीं किया। आज तूने मंगू को मारा, अगर उसकी कोई हड्डी पसली टूट जाती तो कौन जिम्मेदार होता? चौधरी जी, पहले मैंने नहीं की थी। मैं छप्पड़ में मिट्टी खोद रहा था। उसने पहले मुझे गालियां दी, फिर गधों पर लदे हुए मिट्टी के बोरे नीचे गिरा दिए। बाद में जब उसने मुझ पर हाथ उठाया तो मुझे भी जवाब देना पड़ा। तूने जरूर कुछ कहा होगा जो उसने हाथ उठाया। तेरा झगड़ा मंगू से था, लेकिन तूने कुदाल घोड़ी को मारी है। अगर उसकी टांग पर लग जाती तो मेरा 1000 रुपयों का जानवर नाकारा हो जाता। वह डरकर ऐसी भागी कि उसे 2 आदमी नंगल से पकड़ कर लाए हैं। मैंने तो घोड़ी देखी तक नहीं, कुदाल कैसे मारता? चौधरी, यह बिल्कुल झूठा है। आप मंगू को मेरे सामने बुलाकर पूछ ले। काली उत्तेजना से चौधरी की चारपाई की ओर एक कदम बढ़ गया। चौधरी सहाराने से टेक लगाता हुआ बोला, गांव में रहना है तो भलमानसी से रहो। तुम किसी थाली में खाते हो, उसी में छेद करना चाहते हो। देखो, ये पंक्ति आपको गोदान से रिलेट करेगी और कंफ्यूज करेगी, ठीक है, क्योंकि भलमानसी उसमें आता है। तो चौधरी, मैं किसी की थाली में नहीं खाता, इसलिए छेद करने का सवाल ही नहीं उठता, काली ने बहुत गंभीर स्वर में कहा। काली ने इस उत्तर में चौधरी चकरा गया। आज तक उसके सामने किसी कमीन या चमार ने इस ढंग से बात नहीं की थी। उसे क्रोध तो बहुत आया, लेकिन अपने आप पर काबू पाता हुआ बोला, देखो, आपस में प्रेम प्यार से रहो। तुम्हारी कौन सी जायदाद सांझी है जो तुम लड़ते हो? काली कुछ देर के लिए खामोश खड़ा रहा और नम्रता से बोला, चौधरी जी, आप कहे तो छप्पड़ से मिट्टी खोद लूं। छप्पड़ सबका साझ है क्या? कमीन या चमार, क्या जाट या महाजन, जितनी जी चाहे मिट्टी खोद लो, लेकिन इतना ख्याल रखना कि कहीं बहुत गहरा गड्ढा ना बन जाए। पारसाल ऊंचे मोहल्ले के पूर्ण सिंह ने वहां कुआं सा खोद दिया था। बरसात में छज्जू सा की भैंस उसमें ऐसी फंसी कि उसे बलियां देखकर निकालना पड़ा था। चौधरी ने काली की ओर देखते हुए कहा। कुछ क्षणों के बाद काली हाथ मलता हुआ बोला, अब जाऊं चौधरी जी? चौधरी ने सिर हिलाकर जाने की अनुमति देते हुए कहा, मेरी बात याद रखना, दंगा फिसाद करोगे तो नुकसान उठाओगे। काली ने कोई उत्तर नहीं दिया और बंदगी करके कमरे से बाहर निकल गया। मंगू दीवान खाने के चबूतरे की सीढ़ियों पर बैठा था। काली को देख वह नजरें बचाकर बरामदे की ओर चला गया। चौधरी ने मंगू की
आवाज दी तो वह जल्दी से कमरे में घुस गया। फिर चौधरी की कड़कदार आवाज गूंजी, कुत्ते की औलाद, तूने घोड़ी को खुला क्यों छोड़ दिया था? कोई ले जाता तो क्या तेरा बाप इतने रुपए भरता? कुत्ता चमार हर बात निराली करता है। चौधरी को गरजते सुन काली एक क्षण के लिए रुक गया। उसे चमार सब से बहुत चिढ़ थी। उसने फाटक की ओर बढ़ते हुए निर्णय किया कि वह चौधरी हरदेव की मालिश करने के लिए कभी नहीं आएगा। काली हवेली से सीधा छप्पड़ की ओर चला गया। वहां जीतू मिट्टी खोद रहा था। उसे देखते ही जीतू ने कुदाल छोड़ दी और काली की ओर बढ़ते हुए बेचैनी से पूछा, क्यों बुलाया था चौधरी ने? वही मंगू वाली बात थी। काली ने बेनियाजी से उत्तर दिया। क्या कहा उसने? कोई खास बात नहीं हुई। उल्टा मंगू की झाड़ पड़ गई। काली बहुत उदास स्वर में फिर बोला, मंगू के साथ बात करते वक्त चौधरी उसे कुत्ता चमार जरूर कहता है, और क्या उसे राजा साहब कहकर पुकारता? चमार वह जन्म से है और कुत्ता अपने कर्म से बना है, जीतू ने हंसते हुए कहा। जीतू हवेली में हुई बातचीत का विस्तार पूर्वक काली से बोला। अच्छा बाबूजी, यह बता, तूने मंगू को कहाँ पटका था? क्यों? मैं उसे जगह जगह पेशाब करूंगा। ऐसी बात मत करो, आखिर वह भी हमारी तरह कुत्ता चमार है, काली ने कृत्रिम गंभीरता से कहा। काली ने अपनी आवाज और चप्पल उतार काली ने अपनी कमीज और चप्पल उतार एक ओर रख दी और कुदाल उठा मिट्टी खोदने लगा। जीतू एक ओर खड़ा हो उससे बोला, मोहल्ले में निक्कू और प्रीतो ने महसूर कर दिया है कि तूने मंगू की बाह तोड़ दी है और अब तुझे पकड़ने के लिए पुलिस गांव में आ रही है। जब मैं इधर आ रहा था तो जस्सो बेरी के नीचे खड़ी तेरा स्यापा कर रही थी। प्रीतो भी साथ में अपनी आवाज मिला रही थी। काली ने कुदाल रोक दी और चिंतित स्वर में पूछा, और चाची? चाची लड़कम और रो ज्यादा रही थी। उसे प्रीतो ने विश्वास दिला दिया कि तुम्हें थाना पकड़ने आ रहा है। काली कुछ क्षण सोच में डूबा रहा, फिर जीतू से बोला, तू घर जाकर चाची को समझा दे कि मुझे थाना पकड़ने नहीं आ रहा है। जस्सो से कह देना कि मंगू की बाह नहीं टूटी है, यकीन नहीं तो जाकर देख ले। वह चौधरी के कुत्ते की दोनों हाथों से मालिश कर रहा है। जब काली और दीनू छप्पड़ से निकले तो सूर्य अस्त हो रहा था। वह घर पहुंचे तो मिट्टी के ढेर के पीछे दीपक सा दीपक का मंद सा प्रकाश फैला हुआ और मिट्टी के ढेर का साया छोटी सी पहाड़ी बन गया था। काली ने गधों की पीठ से मिट्टी के बोरे नीचे फेंके तो दीपक की बाती एकदम बहुत ऊंची हो गई। काली ने देखा तो दो आंखें उस पर जमी हुई थी। वे आंखें उसने पहले भी देखी थी, लेकिन इस समय वे उसे बहुत ही अजीब, बड़ी बड़ी और घुली हुई सी प्रतीत हुई। चाची ने काली के सिर पर वारना किया और माथा चूम रोंदी हुई आवाज में बोली, काका तेरे तो प्राण निकल गए थे। प्रीतो ने सारे मोहल्ले में यह बात घुमा दी कि तूने मंगू की बाह तोड़ दी है। थाना तुम्हें पकड़ने आ रहा है। ना मंगू की बाह टूटी और ना ही थाना मुझे पकड़ने आ रहा है, काली ने विश्वास भरे स्वर में कहा। ज्ञानू ने बहुत जोर से सांस छोड़ी, जैसे बहुत देर से वह उसकी छाती में अटकी हुई थी, और फिर वह तेजी से गली में दौड़ गई। काली चाची की सब बातों को अनसुना करता हुआ मिट्टी के बिखरे हुए ढेले समेटने लगा। उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि मंगू के साथ उसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। 12वां परिच्छेद पढ़ते हैं। मकान बनाने के लिए आवश्यक सामान जुटाने के बाद काली ने बुनियाद खोदने का विचार किया। उसके मकान के दाईं ओर बंतू का मकान था और बाईं ओर निक्कू का। तो ये क्रम आपने ध्यान रखना, दाईं ओर किसका? बंतू का था और बाईं ओर निक्कू का। काली ने जीतू की सहायता से बुनियाद के निशान लगा दिए। सबसे पहले उसने बंतू और उसके पिता चानन राम और माता ठाकुरी को बुला उनकी ओर बुनियाद के निशान दिखाए और कहने लगा, आप अपनी तसल्ली कर ले कि कहीं मैंने आपकी जगह में तो नहीं गेर ली है।
बंतु के पिता का क्या नाम था? चानन राम और माता ठाकुरी। ठीक है, ये दोनों क्रमांक में ध्यान में रख। उसके बाद उन्होंने काली की बात का बहुत बुरा माना और चानन राम अपना रोष प्रकट करता हुआ बोला, तुम कौन सी मुरब्बों की तकसीम कर रहे हो जो ऐसी बात कहते हो? हमें तो खुशी है कि तुम्हारी पक्की दीवार के सहारे हमारी कच्ची दीवार भी खड़ी रहेगी। काली ने लज्जित स्वर में उत्तर दिया, चाचा, कई लोग ऐतराज कर लेते हैं, कभी कभी तो इसी बात पर झगड़ा फिसाद खड़ा हो जाता है। इससे तो यही अच्छा है कि सब मामला पहले ही सुलझा लिया जाए। उसने जाने के उसके जाने के बाद काली निक्कू के घर गया और उसे बुनियाद का निशान देखने के लिए कहा। निक्कू तो चुप रहा, लेकिन उसकी पत्नी प्रीतो काली ने तीखे स्वर में बोली, काली, तू तो ऐसी बात कर रहा है जैसे हम तेरे शरीक हैं। निक्कू भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता हुआ सिर घूरने लगा। काली हंसी मजाक में निक्कू को घर से बाहर निकाल लाया और उसे बुनियाद के निशान दिखाता हुआ बोला, चाचा देख लो, तसल्ली कर लो, निशान ठीक है ना? कोई ऐतराज हो तो अभी बता दो। निक्कू ने सिर हिलाकर अपनी अनुमति दी और वापस घर चला गया। उसके पीछे पीछे मंगू भी गली में आ रहा था और निक्कू के साथ ही उसके घर में घुस गया। यह देख काली ने सोचा कि सबसे पहले निक्कू की दीवार के साथ बुनियाद खोद ले। उसने जीतू की सहायता से काम शुरू कर दिया। अभी वह कच्चे निशानों को पक्का ही कर रहे थे कि निक्कू सिर पर चादर लपेटे और हाथ में पतली सी लाठी पकड़े काली के सामने आ खड़ा हुआ और रोब से ललकारा, मैं यहाँ बुनियाद नहीं खोदने दूंगा, यहाँ मेरी जगह है। काली चकित सा और उसकी ओर देखता हुआ बोला, चाचा, जब मैंने तुम्हें निशान दिखाए थे तो तू चुप रहा था। अब मैंने बुनियाद खोदनी शुरू की तो सिर पर चादर बांधे झगड़ा करने आ गया है। निक्कू निशान लगी जमीन पर पांव रखता हुआ कहने लगा, यह जगह मेरी है, मैं यहाँ बुनियाद नहीं खोदने दूंगा। चाचा, इस तरह शोर मचाने से क्या फायदा? धीरज से बात कर। काली ने खुदाल फेंकते हुए कहा, मेरी जान चली जाए परवाह नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ बुनियाद नहीं खोदने दूंगा। मंगू ने जमीन पर जोर से पांव पटकते हुए कहा। शोर सुन गई स्त्रियां अपने घरों से बाहर निकल आई। कुछ काली के घर के सामने भी इकट्ठी हो गई। हजूम के बढ़ने के साथ साथ काली की परेशानी भी बढ़ने लगी। निक्कू ने जब देखा कि गली में काफी भीड़ इकट्ठी हो गई है तो वह लोगों की सहानुभूति पाने के लिए रूंधी हुई आवाज में बोला, काली के पास पैसा है और वह तगड़ा और जवान है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि गरीब और कमजोर पड़ोसी का हक मार ले। मैं यही मर जाऊंगा, लेकिन इसे अपनी जगह से बुनियाद नहीं खोदने दूंगा। काली भी गली में खड़ी स्त्रियों को संबोधित करता हुआ बोला, मैंने कच्चे निशान लगाने के बाद इसके सामने हाथ जोड़कर कहा था कि आकर निशान देख लो। यह तो चुप रहा, लेकिन चाची प्रीतो मुझे डांटने लगी कि मैं उन पर एतबारी कर रहा हूँ। फिर भी मैंने उसे यहाँ लाकर निशान दिखा दिए और इसने कोई ऐतराज नहीं किया। अब लाठी उठा झगड़ा करने आधम का है। निक्कू का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए काली ने कहा, चाचा, मेरी बात तो सुन लो। निक्कू झटके से अपना हाथ छुड़ाता हुआ ऊंचे स्वर में बोला, जोरावर का 7-20 का 100 है का 100। एक तो तेरी जमीन का खा रहा, एक तो मेरी जमीन का खा रहा और ऊपर से मुझे मारने पर भी उतारू हो गया है। निको अपने घुटने को इस तरह सहलाने लगा जैसे उस पर सख्त चोट लगी हो। प्रीतो अब तक चुप खड़ी थी, लेकिन निक्कू को घुटना सहलाता देख वह बहुत ही तीखे स्वर में बोली, मोए, काली को नई जवानी आई है, हर एक को मारता फिरता है। फिर वह बाजू लहराती हुई बोली, मोए को प्लेग निकले, काला ताप चढ़े, दर दर का भिखारी बने। चाची ने प्रीतो की गालियां सुनी तो वह भी भड़क उठी, प्लेग निकले तुझे और तेरे घर वालों को और तेरे बच्चों को, फौज को जो सारा दिन घर घर के
दर्द सूंघते फिरते हैं। ज्ञानो चाची के पास खड़ी थी। वह उसे चुप करा प्रीतु के पास चली गई और उसके मुंह के आगे हाथ रखती हुई बोली, चाची मर्दों का झगड़ा है, तू बीच में क्यों दखल देती है? रांड मुझे समझाने वाली तू कौन है आई? तू कौन है आई उसके साथ हमदर्दी करने होती तो भाई को की मार को इतनी जल्दी भूलती। प्रीतो ने ज्ञानों का हाथ अपने मुंह में हटाते हुए ज्ञानों शर्मिंदा सी पीछे हट गई। जब अधिक बोलने से प्रीतो और चाची का पसीना छूटने लगा तो काली चाची का कंधा धीरे से दबाता हुआ बोला, चाची क्यों बोल रही हो? झगड़ा तो यूं शुरू कर दिया है जैसे यहाँ खून हो गया हो। खून कर दो, तुम्हारे सिर पर तो खून सवार है ही। पहले पल्ले 4 पैसे क्या हो गए? हर एक के पीछे लठ लेकर घूम रहा है। प्रीतु का क्रोध क्षण प्रति क्षण बढ़ता जा रहा था। काली के कहने पर चाची चुप हो गई थी, लेकिन प्रीतु निरंतर गालियां दे रही थी। ज्ञानों ने उसे चुप कराने की कोशिश की तो प्रीतु चीखती हुई बोली, रांड याराने पाल रही है, उनकी तरफदारी तो ऐसे कर रही है जैसे मकान काली का नहीं है, इसी का बन रहा हो। ज्ञानो बुदबुदाती हुई उल्टे पांव वापस आ गई। काली क्रोध से आग बबूला हो गया, लेकिन बहुत सी स्त्रियों को उपस्थित देख चुप रहा। चाची से चुप नहीं रहा गया। वह प्रीतों की ओर बढ़ती हुई बोली, पहले तू अपनी खाट के नीचे तो झांक कर देख। कुच्ची लुच्ची रांड अपने आप को खानदानी समझती है। शोर सुन ताई निहाली भी वहां आ गई। जीतू को काली के पास खड़ा देख वहां डर गई। वह घबराई सी जीतू के पास गई और उसका बाजू पकड़कर बोली, काका चल यहाँ से, तू खामोखा क्यों झगड़े में पड़ता है? माँ, यहाँ डोंग नहीं चल रही है, जा घर जाकर बैठ। जीतू ने ताई निहाली को पीछे धकेलते हुए कहा, काका सांडों की लड़ाई में तू खामोखा मारा जाएगा, मुझसे थाना कचहरी नहीं भुगती जाएगी। जीतू ने ताई निहाली की ओर घूर कर देखा और बहुत तीखे स्वर में कहा, मेरे पीछे सारा दिन ऐसे घूमती रहती है जैसे मैं 2 साल का बच्चा हूँ। जीतू ने ताई निहाली को झिड़क दिया तो वह रोंदी हुई आवाज में बोली, ये तो मेरी जान का दुश्मन हो गया है। ताई निहाली निराश हो चाची प्रतापी के पास आ गई और गिड़गिड़ाती हुई बोली, प्रताप प्र, प्रतापिये, जीतू को तो तू ही समझा। प्रीतो ने निहाली और प्रतापी को इकट्ठे देखा तो जीतू को भी गालियां देती हुई बोली, रांड का पुत्र, सौदागर का घोड़ा कभी सीधी राह पर नहीं चलते। क्या तू पहली मार भूल गया जो इस तरह फिर अकड़ने लगा है? मुस्टंडा कहीं का, तेरी शराफत को मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ। जीतू ने बहुत क्रुद्ध स्वर में कहा, औरत की लड़ाई में तू क्यों बोलता है? काली ने जीतू को डांट दिया। जीतू कुदाल उठा निक्कू की ओर बढ़ता हुआ बोला, इस तरह काम होने से रहा, यह तो जूते का यार है। निक्कू ने भी जीतू को ललकारा, हिम्मत है तो आगे आ, तेरे टुकड़े कर दूंगा। रांड का पुत्र अपने आप को बड़ा लाट साहब समझता है। जीतू ने निक्कू को मोटी सी गाली दी और उसकी ओर बढ़ा, लेकिन काली ने उसे अपने बाजुओं में जकड़ लिया। जीतू होश कर। जीतू का यह रंग देख प्रीतो और भी ज्यादा भड़क उठी। तेरा कुछ न रहे, रब तुम्हें चढ़ती जवानी में उठा ले, तेरी देह में कोड़े चले। प्रीतु की गालियां सुन ताई निहाली भी जवाब में गालियां देने लगी। चाची प्रतापी भी निहाली के साथ मिल गई। प्रीतु के साथ उसकी युवा पत्नी लच्छो आ मिली। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे चारा काटने की कोई मशीन एक साथ चल रही हो। ज्ञानो सबको चुप कराने
की कोशिश कर रही थी। जब वह फिर प्रीतो के पास आई तो वह उसके मुंह में हाथ देती हुई बोली, चली जा मेरे पास से कंजरी कहीं की, अपने भाई की लाज को सबके सामने मिट्टी में मिला रही है। ज्ञानो भी भड़क उठी और उसने क्रुद्ध स्वर में कहा, चाची जबान संभाल कर बात कर। प्रीतो की ओर लपकती हुई चाची प्रतापी बोली, दुनिया में लोक लाज भी कोई चीज होती है, तुम्हें वह भी नहीं है। कुमारी लड़की पर छानन लगाती हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। कंजरी तो है ही जो इस तरह तेरी तरफदारी कर रही है। क्या लगती है यह तेरी? प्रीतो तुम्हें सारी दुनिया अपने जैसी नजर आती है? तूने तो हरजाई कुत्तियों को भी पीछे छोड़ दिया है। तू बाहर निकलती है तो 10 मर्द तेरे पीछे होते हैं, तेरी लड़की निकलती है तो 20 उसके पीछे होते हैं। अगर तू सच्ची बातें सुनाना चाहती है तो आज सुन ही ले। प्रीतो चाची का मुंह चढ़ाती हुई बोली, तू अपनी करतूतें बहुत जल्दी भूल गई। आज वे चौधरी तुम्हें खटने खटकने लगे हैं जिनके घर में सारा सारा दिन पड़ी रहती थी। तू तो बाजीगरों के कोठों में भी पहुंची। वहां प्रीतो ने चाची को 10-20 गालियां और सुना दी। तू नत्था सिंह की जोरू, तू ऊंचे मोहल्ले वाले खड़क सिंह की रखेल, तू बाबक के लाला चमन लाल की लुगाई। तूने अपने गांव के तो क्या, आसपास के गांव के बूढ़े तक नहीं छोड़े। तुम्हें तो अब भी शर्म नहीं आती। 10 बच्चों की माँ बन गई है लेकिन तेरा तेल सुरमा और कंघी पट्टी अब भी छोकरियों जैसी है। चाची बाजू लहरा लहरा कर बोल रही और उसके मुंह में झाग बनने लगी थी। प्रीतो भी लड़ाई में अपने आप को भूल गई थी। उसका दुपट्टा सिर से खिसककर पांव में आ पड़ा था। कमीज के बटन खुल गए थे। उसके छोटे कच्चे समे हुए उसकी टांगों में लिपट गए थे। वे एक दूसरे को अनाप शनाप बक रही थी। गांव का कोई जाट ऐसा नहीं था जिसका इस लड़ाई में जिक्र ना आया हो। काली और जीतू अपनी बल्दियत के बारे में नए नए ब्यौरे सुन शर्म के मारे जमीन में गड़े जा रहे थे। निक्कू भी गर्दनें झुकाए जमीन पर बैठ गया था। काली ने जब देखा कि बात औरतों की जात से उठकर बच्चों और बड़ों तक आ पहुंची तो वह चाची के सामने हाथ जोड़ता हुआ बोला, चाची बस कर, क्यों लोगों को तमाशा दिखा रही है? चाची चुप होने की बजाय और भी ज्यादा जोर से बोलने लगी। उसका सांस फूल रहा था। उसने काली की को एक ओर हटाते हुए कहा, काका परे हट जा, रोज रोज का कलेश अच्छा नहीं होता। आज इस रांड से मैं फैसला करके ही रहूंगी। काली ने चाची का यह रूप पहले कभी नहीं देखा था। वह आग की तरह दहक रही थी। वह उसे पकड़कर पीछे ले गया, अपने घर से दूर चौगान की ओर ले गया। चाची मुड़ मुड़ कर प्रीतो को बार बार गालियां दे रही थी। कई स्त्रियां चाची के पीछे चली गई। प्रीतो कुछ देर तक तो पूरे जोश में बोलती रही लेकिन मुकाबले में किसी को न पाकर उसका जोश ठंडा पड़ने लगा। काली चाची को चौगान में छोड़कर सीधा प्रीतो के पास आया और उसके सामने हाथ जोड़कर बोला, चाची मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, तेरे सामने सिर झुकाकर बैठ जाता हूँ। तू मेरे सिर पर 100 जूते मार और एक एक गिन, सारे गांव की राख मेरे सिर में डाल दो, लेकिन यह तमाशा बंद कर दो। मैं तुम्हारे पुत्र के समान हूँ, मेरे प्राण भी ले लो तो मैं तुम्हें उप नहीं करूंगा। काली पृथु के पांव की ओर झुका तो वह पीछे हट गई। यह क्या कर रहे हो? काली की बातों ने उसके अंदर ममता की भावना जगा दी। चाची पांव में आ जा, चाची छांव में आ जा, धूप में खड़ी होकर कैसा बुरा हाल कर दिया है। काली ने दुपट्टा उठा उसे साफ किया और प्रीतो के हाथ में थमा दिया। जीतू को काली पर क्रोध आने लगा और मुंह ही मुंह में बुदबुदाया, इस चुड़ैल के पांव पड़ रहा है, कुदाल उठा इसके सर पर नहीं मारता। उसने घृणा से मुंह दूसरी ओर फेर दिया। प्रीतो ने नीकू की ओर देखा और सिर लटकाए हुए खड़ा था। फिर उसका ध्यान बच्चों की ओर गया। आंसुओं से उसकी गालों पर
उनकी गालों पर लकीर सी बन गई थी। काली ने आवाज देकर सबको अपने पास बुलाया और उनके सिर पर हाथ फेरता हुआ बोला, रो रो कर बेचारों के चिड़ियों जैसे पतले पतले मुंह निकल आए हैं। बच्चे बच्चे मासूमियत से काली की ओर देखने लगे। बच्चों का यह हुलिया देख प्रीतु का भी दिल पसीज गया और उसने सबको अपनी टांगों में चिपका लिया। निकू के पास आ निकू के पास आ निकू के पास जा काली उसके साथ हाथ जोड़ता हुआ बोला, चाचा अपनी जिद छोड़ दो। मैं सब काम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ही करूँगा। यहाँ कहोगे वहीं बुनियाद खोदूँगा, और अगर कहोगे तो तुम मकान बनाना ही बंद कर दूँगा। लोगों को बहुत तमाना तमाशा दिखा चुके हो। लोगों को बहुत तमाशा दिखा चुके हो, अब उठो यहाँ से। काली कि ये सब निक्कू पर ठंडे पानी की धार की तरह पड़े। उसके मुंह से एक शब्द तक ना निकला। काली ने दीवार की छांव में खाट बिछा दी और निक्कू को उस पर बिठा दिया। एक बच्चे से पंखा मंगवा वह उसे हवा करने लगा। प्रीतो भी उनके पास आ गई। बच्चे भी खाट के चारों ओर जमा हो गए। काली ने सबको घड़े का ठंडा पानी पिलाया। काली ने जब देखा कि निक्कू और प्रीतो शांत हो गए हैं तो वह दोनों को पंखे से हवा करता हुआ बोला, चाचा अब बता तुम्हें ऐतराज किस बात पर है? अगर तू चाहे तो मैं एक हाथ अपनी जगह तेरी दीवार की ओर छोड़ देता हूँ, लेकिन यह सोच लो कि बरसात में दोनों दीवार पानी भरने से बोरी का बोदी हो जाएगी। फिर गिर जाने का दोनों का नुकसान होगा। निक्कू ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। वह तो प्रीतो से बोला, चाची तू ही बता दे। चाची की को शायद कुछ सूझ नहीं रहा हो। मैं क्या बताऊं? मर्दों की बातों में मैं सलाह देने वाली कौन हूँ? प्रीतो ने ऐंठते हुए उत्तर दिया। काली ने निक्कू को समझाते हुए फिर कहा, चाचा कच्ची दीवार बहुत मोटी होती है, पक्की दीवार तो उतनी मोटी बनेगी नहीं। तुम उठकर देख लो, मैंने तुम्हारी दीवार से मिट्टी का एक छिलका तक नहीं उतरने नहीं दिया है। निक्कू फिर भी चुप रहा तो काली प्रीतो की ओर मुड़ गया। चाची तू ही चाचे से पूछकर बता दे। मेरे साथ बात करना शायद उसे पसंद नहीं है। प्रीतो निक्कू को डांटती हुई बोली, अब बोलो, बोलता क्यों नहीं है? क्या जवान गोता खा गई है? निक्कू ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसके होंठ फड़फड़ाए और उसने हारी हुई आवाज में कहा, मुझे पहले ऐसा लगा था कि तूने मेरी आधी दीवार काट दी है। एक बार फिर अच्छी तरह देखभाल कर अपनी तसल्ली कर लो। काली ने आग्रह किया। निक्कू चुप बैठ रहा तो काली प्रसन्नचित हो बोला, खामोखा इतना समय बर्बाद कर दिया। ना कोई बात थी, ना ही उसका कोई सिर पैर। काली ने मुस्कुराते हुए प्रीतो से कहा, चाची भला तूने मुझे इतनी गालियां क्यों दी? क्या तू सचमुच दिल से मेरा बुरा चाहती है? मैं तेरा बुरा क्यों चाहूंगी? तू तो मुझे अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यारा है। प्रीतो ने स्निग्ध स्वर में कहा, तो फिर मुझे इतनी गालियां क्यों दी? तू अपने चाचे के साथ झगड़ जो रहा था। औरत को अपने मर्द का दर्द तो होता ही है। मैं भी बोल पड़ी। ये पंक्ति काफी महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती। मैंने चाचे से कब झगड़ा किया? पूछ लो उससे। मैंने तो उसको ऊंचा बोला तक नहीं बोला।
ऊंचा बोल तक नहीं बोला। यह तो पिछलग्गू है, किसी ने पड़ा सिखा दिया होगा। सिर पर चादर बांध और लाठी उठा जब यह घर से निकला तो मैं समझी थी कि कहीं काम से जा रहा, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह जायदाद बांटने जा आया है। पे तो करहाती हुई बोली, पता नहीं वह दिन कब आएगा जब यह भी काम पर जाएगा। कुछ समय के बाद काली ने पूछा, चाची अगर कहो तो मैं तो काम शुरू कर दूं। प्रीतो निक्कू की ओर देखने लगी। जब वह चुप रहा तो वह तीखे स्वर में बोली, तू भी मुंह में कुछ बोल, तू भी मुंह से कुछ बोल। फिर उसने काली से कहा, यह तो गूंगा हो गया है। प्रीतो ने एक बार फिर निक्कू से सख्ती से पूछा तो वह कमजोर आवाज में बोला, मैं कब रोकता हूँ, तेरी जगह है, तू जैसे जी चाहे बुनियाद खोद। थोड़ी देर के बाद निक्कू और प्रीतो अपने घर चले गए। काली और जीतू ने कुदाल उठा ली। जीतू अपनी कुदाल को मजबूती से थमाता हुआ बोला, पहले निक्कू की दीवार के साथ बुनियाद खोद ले, उसका कोई भरोसा नहीं है, या पल में शेर और पल में मासा हो जाता है। काली ने जीतू की ओर अर्थपूर्ण नजरों से देखते हुए कहा, तू ठीक कहता है, पता नहीं फिर कब लाठी उठा आ धमके। काली और जीतू सिरों से अपने एक दूसरे के साथ दोनों सिरों से एक दूसरे के साथ शर्त लगाकर बुनियाद खोदने में व्यस्त हो गए। प्रीतु के बच्चे मिट्टी के ढेले उठा एक और ढेर लगाने लगे। तो यहीं तक इसे पढ़ते हैं आज की सेशन को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।